नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में माजी महापौर मिलिंद चिमोटे। आने वाली 8 तारीख को अमरावती महानगर पालिका के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महानगर पालिका का काम काज उसी सुचारू रूप से चालू रहेगा जैसा नगर सेवक के समय चलता है। तो ये किस प्रकार से चलेगा, बिना प्रतिनिधित्व के महिलाओं जनता की समस्या का निराकरण किस प्रकार होगा और क्या प्रोविजन होती है जब नगर सेवक और जनप्रतिनिधि यदि सदन में नहीं रहते तो उस समय क्या परिस्थिति होती है, और ये जब तक अगला चुनाव नहीं होता और वापस चुनकर नई बॉडी नहीं आ जाती उस समय तक कारोबार किस प्रकार चलेगा और क्या सुनवाई होगी नगर सेवक की, क्या सुनवाई होगी जनता की, क्या कार्यकाल वैसे के वैसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा या उसमें कुछ बदलाव आएंगे। अधिकारी लोग अब पूरी अमरावती की सत्ता चलाएंगे, ऐसा बोलने में हरकत नहीं है। तो इसमें क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, जानते हैं मिलिंद चिमोटे से इस बारे में। मिलिंद, आने वाली आज से समझो 8 तारीख से आपका कार्यकाल खत्म हो रहा, कल से आप लोग अब नगर सेवक नहीं रहोगे, यानी आपकी सदन में चलेंगी नहीं, लोगों की आप समस्या वापस रख सकोगे और ये पूरा कारोबार किस प्रकार चलेगा? नहीं, देखिए चंदू भैया, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, प्रेस वालों से भी बात हो रही है, लोगों के दिलों में दिमाग में संभ्रम है कि ये क्या परिस्थिति है, क्योंकि आपने देखा होगा 1992 में ये महानगर पालिका का पहली बार गठन हुआ। 1983 में स्थापना हुई थी, पर पहले चुनाव जो हुए थे वो 1992 में हुए थे और 9 मार्च 1992 को हमारी जो पहली अधिकृत इलेक्टेड बॉडी थी कॉरपोरेशन की, वो चुन के आई थी। उसके बाद में लगातार निरंतर चुनाव जो होते थे, वो चुनाव किसी भी परिस्थितियों में 9 मार्च के पहले हो जाते थे, क्योंकि 8 मार्च 1992 के हिसाब से 8 मार्च 1997 को उसका टर्म खत्म होने वाला था। तो 8 मार्च को आखिरी दिन रहता था, तो उसके पहले चुनाव करके चुनाव में जो लोग चुन के आते थे तो 9 मार्च को लगभग महापौर का चुनाव हो ही जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि महानगर पालिका महापौर के बिना नहीं रहना चाहिए। तो 9 मार्च को नए महापौर का चुनाव हो जाता था। ये पहली बार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज हो गई है, एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसको 30 साल के बाद में हम सब लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ कॉरपोरेशन ने प्रशासक का कार्यकाल देखा है, मगर वो 1983 से लेके तो 1992 तक का। तो 1992 के आगे अभी 30 साल के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग अभी ये परिस्थिति में आ गए। हमारा जो चुनाव था वो 2017 में हुआ था और पहली जो सभा हुई थी वो 9 मार्च 2017 को हुई थी। उसके हिसाब से 8 मार्च 2022 को हमारी टर्म खत्म हो रही है। उसके हिसाब से हमारा कार्यकाल कल खत्म हो जाएगा, पर चुनाव नहीं हो पाए महाराष्ट्र में, किसी भी महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो पाए। तो एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी कि शासन को उसमें कोई निर्णय करना जरूरी हो गया था। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 मार्च 2022 को शासन के जो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव है पाठक साहब, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि 3 मार्च के ये आदेश के हिसाब से 9 मार्च से यहाँ पर जो हमारे आयुक्त है, सम्मान्य आयुक्त, वो प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। तो इसका मतलब साफ है कि 8 मार्च को शाम को 5-6 अभी आयुक्त है प्रशासन, कभी ऐसा भी होता है आयुक्त अलग रहे और प्रशासन अलग बैठे के दोनों एक ही रहते हैं, ऐसी प्रोविजन तो है। हाँ। मतलब आपने अगर वो 3 मार्च का जो ऑर्डर है उसको अगर देखा होगा तो, और कानून के हिसाब से भी अगर आप सोचे तो थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पहले जो चुनाव होते थे वो पूरे राज्य शासन करता था, चाहे फिर वो प्रभाग रचना का काम हो, चाहे फिर वो हमारा वोटर लिस्ट बनाना हो, ये पूरा संयंत्रण जो था वो चुनाव जो थे राज्य सरकार करती थी। 10 अप्रैल 1992 में हमारे देश का संविधान बदला गया और दोनों चुनाव को लेके नहीं है, ये 74वीं जो घटना दुरुस्ती हुई थी, संविधान में जो संशोधन हुआ 74वां, उस 74वीं संशोधन के इसमें संविधान को बदला गया और वो संविधान बदलने के पीछे का मकसद बहुत ही साफ और बहुत अच्छा था कि 3 टायर सिस्टम वो लाना चाहते थे सांसदीय व्यवस्था की। एक लोकसभा है, फिर विधानसभा है और तीसरा इसको हम लोकल बॉडीज बोलते थे, स्थानिक स्वराज संस्था। तो राजीव जी का ये कल्पना थी, राजीव जी गांधी ने पहली बार इसको
पंचायत राज जिसको बोलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था के तहत उन्होंने ये कहा था कि वहां से जो पैसा निकलता है उसमें से बहुत ज्यादा पैसा बीच में ये हो जाता है, और ये जो लोकल बॉडीज रहेगी, स्थानीय स्वराज संस्था रहेगी, ये ठेठ संसद से और विधानमंडल से जुड़ी हुई रहेगी। उनकी सारी, आपने देखा होगा कि 92 के बाद में ये 10 अप्रैल 1992 को ये संसद में घटना दुरुस्ती पास हो गई और संविधान बदला गया 74वीं घटना दुरुस्ती के हिसाब से। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो 93 में हुआ, तो 93 के बाद में 94 में ऑलमोस्ट सभी जो राज्य है उनके जो इसके जो कानून थे, अधिनियम जो थे, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम के स्वरूप में, उस वक्त बॉम्बे प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट था, उसमें ये प्रोविजन आ गई। अब ये जो 5 साल का जो है पीरियड है, ये पीरियड हमारे को संविधान ने दिया अभी। पहले जो था आपने देखा होगा, शायद आपको याद है नहीं मुझे, पर 1992 के पहले 10 साल तक चुनाव नहीं हुए जिला परिषद, नहीं उसके पहले भी जिला परिषद के और इसके जो चुनाव थे 10-10 साल तक नहीं होते थे। अगर सरकार को लगा तो लेंगे चुनाव, सरकार को लगा तो नहीं लेंगे चुनाव, हमारी बॉडी है तो हम नहीं लेंगे, हम 10-10 साल तक उसी को चलाते रहेंगे। तो ये संविधान में जब संशोधन हो गया, इससे 82 से पहले 5 साल का नियम था, लेकिन लेना नहीं लेना यह सरकार तय करती थी। हाँ, उसके पास डिस्क्रिएशन और वही जो नगर से वही कंटिन्यू चलते रहते थे। अब वो पीरियड नहीं, जैसे आपका कल खत्म हुआ, आपका नगर से पद खत्म ही जाना ही है, क्योंकि इसके लिए जो तरतूद है, जो प्रोविजन है, वो संविधान की है। आपने देखा होगा कि संविधान की अनुच्छेद 243U उसमें डाला गया, संविधान में ये प्रोविजन डाली गई, और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया कि ये जितनी भी लोकल बॉडीज रहेगी, इसका जो पीरियड रहेगा, कार्यकाल रहेगा, ये 5 साल का रहेगा। 5 साल का कहां से रहेगा वो भी दे दिया संविधान ने, कि पहली मीटिंग से 5 साल का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, चाहे वो कभी भी चुन के आओ, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कभी भी चुन के आओ, मगर कार्यकाल पहली मीटिंग से शुरू होगा और 5 साल रहेगा। तो संविधान में ये चीज आने की वजह से क्या हो गया, इसको वो बढ़ा नहीं सकते, मतलब ये राज्य कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते, कार्यकाल तो खत्म, किसी भी सदन का नहीं ना, विधान सभा का भी नहीं, ग्राम पंचायत का नहीं, कारपोरेशन का नहीं, नगर परिषद का नहीं, जो भी संस्था, स्वराज संस्था जो भी शासन करती है, इनमें किसी का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये आपने देखा होगा ना, तो लोकसभा का और विधानसभा का तो बढ़ा ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो संविधान ने दिया था, पर इसका इसलिए बढ़ा सकते थे कि संविधान में प्रोविजन नहीं थी। तो ये 74वीं घटना दुरुस्ती जो है, यानी जो संस्था थी राज्य सरकार की थी, संवैधानिक अधिकार इसको संस्था को नहीं था, ऐसा? सरकार तो, संस्थाएं तो आज भी राज्य सरकार की है, मगर 74वीं घटना दुरुस्ती ने उसको संविधान के दायरे में लाया। संविधान के दायरे में लाकर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उन्होंने लोकल बॉडीज जो है, स्थानिक स्वराज संस्था, इसको दे दी है, अधिकार भी दिए है, केवल ये नहीं है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 74वीं घटना दुरुस्ती को अभी लगभग 25 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन 74वीं घटना दुरुस्ती ने जो अधिकार स्थानिक स्वराज संस्था को दिए हैं, न तो हम उसका कुछ कर सके, न उसके अधिकारों का हम वापर कर सके, न राज्य शासन ने उसको हमारे अधिकारों को हमारे हाथ में पूरी तरीके से दिया है। तो ये संविधान के वजह से 5 साल का कार्यकाल था, वो खत्म होना था, और संविधान में ये आने के वजह से हमारा जो कानून था, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम, उसमें भी संशोधन हुआ है 94 में, और वहां पर कलम 6 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और 6 में ये लिखा गया कि जो कालावधि रहेगा वो 5 साल का रहेगा। और ये 5 साल का कालावधि किसका रहेगा, तो हाउस का रहेगा, उसमें सदस्यों का कालावधी नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने क्या बोला कि सदन जो है महानगरपालिकेचा कालावधी हा 5 वर्षाचा असेल पहिल्या तारखेपासून, जो उसमें लिखा है संविधान में वही यहाँ लिखा। पर फिर उन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट करके नीचे ऐसा दिया 661 में कि सदस्यों का कालावधि ये सदन के कालावधि के साथ में खत्म हो जाएगा। मतलब ये सीधी बात तो है। 1 साल बाद के चुन के आया तो बोलेंगे मेरा तो 5 साल हो गए, 5 साल तक वैसा नहीं, सदन और सदस्य दोनों एक साथ में जाएंगे ही जाएंगे। मतलब उन्होंने सदन का कालावधि डिसाइड कर दिया है, तो सदस्यों का कालावधि डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आप बाई इलेक्शन से आए, आप इलेक्शन से आए, आप चाहे किसी तरीके से उसमें प्रवेश किया है सदन में, आप नॉमिनेटेड है, आप इलेक्टेड है, किसी भी तरीके से अगर आप आए, और जैसे ना उपचुनाव होते तो उपचुनाव का उसका पीरियड उतना ही बचेगा जितना सदन का काल बचा हुआ है। नहीं तो मैं चुन के आया, मैं 5 साल रहूंगा, ऐसा नहीं है। और ये कई बार ऐसा हुआ कि भाई मैं चुन के आया, और अगर प्रोविजन ऐसी है कि सदस्यता कालावधि 5 वर्षाचा असेल, तो वो बोलेगा भाई मेरे को 5 साल का है, तो इसीलिए वो कानून में तरतूद करते हो, प्रोविजन करते हो, ऐसी कही जाती है सदन का कालावधि 5 साल का रहेगा और सदस्य का कालावधि सदन के साथ संपुष्ट में आ जाएगा। तो इसकी वजह से कल हम
5 बजे के बाद में कोई भी जो है सब भूतपूर्व हो जाएंगे, भूतपूर्व महापौर, भूतपूर्व जो भी है नगर सेवक भी भूतपूर्व। अब ऐसे आम जनता को इसमें कोई भी समस्या रही तभी सबसे पहला जो उसके पास में घर रहता है राजनीतिक और इसका, वो रहता है नगर सेवक का। अब नगर सेवक नहीं रहेगा, लेकिन इससे पहले भी जैसे आपने 1982 से बताया कि हो गया था, लेकिन आपके यहाँ के दौलत भाई जैसा है वो आखिरी तक पूरा काम वहाँ पे करते रहे, कहीं पे रहते उनके थ्रू काम हो जाता। क्या अभी भी ऐसी प्रोविजन रहेंगी कि आपको महानगर पालिका में प्रवेश पर बंदी ला देंगे? नहीं, प्रवेश पे बंदी तो हम तो कॉमन आदमी तो है ना, अल्टीमेटली ऐसा है कि हम नगर सेवक नहीं रहेंगे तो लोगों को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सिर्फ आप जो बोल रहे हैं कि उसका एक फर्क जरूर होता है कि हम जिस अधिकार के साथ में वहाँ बात करते हैं वो अधिकार कल से हमारा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी हमारा अधिकार नहीं रहेगा। जैसा अगर मैंने कोई नगर सेवक करके लेटर दिया है और सपोज नहीं मानते हैं तो आपको तो मुझे प्रावधान है, मैं हाउस में उसके ऊपर प्रश्न लगा सकता, जब नगर सेवक यस मैं हाउस में प्रश्न लगा सकता, प्रस्ताव डाल सकता और जो प्रशासन है उसको मैं वहाँ कानून के घेरे में ला सकता था कि भाई ये प्रश्न है जो इसके ऊपर आपने ठीक से काम नहीं किया है, अन्याय किया है। तो इसका एक दबाव तो जरूर प्रशासन के ऊपर होता है जब हम लोग नगर सेवक होते हैं कि अगर हम इनका यहाँ नहीं सुनेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ तो बहनों लोगों के सामने जवाबदारी है। तो उसके बजाय अगर इनका सब ठीक है नगर सेवक का तो वो वहीं पर उसको न्याय मिल जाता। ये जो हमारा विशेष अधिकार है जिसको स्पेशल प्रिविलेजेस बोलते हैं, वो स्पेशल प्रिविलेजेस में लोक प्रतिनिधित्व कायदे के अंतर्गत हमको महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ने भी हमको जो अधिकार दिए है उसमें प्रस्ताव डालने का अधिकार है, हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो और हर महीने के एक सभा होती है 20 तारीख के पहले, तो हर महीने में हमारे पास जो भी है अगर हमको न्याय नहीं मिला है किसी अधिकारी की तरफ से तो हम वहाँ पूछ सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया से हम अब दूर हो गए। यानी छोटा मोटा इसको राष्ट्रपति शासन से लिखा होता है, प्रशासन की व्यवस्था सारी आगे कर दी। राज्यपाल आपने देखा होगा जी, तो कानून में क्या है विधानमंडल के इसमें तो ये एक प्रोविजन दे दिया है उन्होंने कि अगर विधानमंडल का कार्यकाल अगर होता है और चुनाव लग जाते हैं तो जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको काळजी वहू मुख्यमंत्री करके उसको राज्यपाल शपथ दे देते हैं कि भाई इसके आगे तुम कोई पॉलिसी डिसीजन बहुत सारे ले मत, लेकिन आप बिना मुख्यमंत्री के राज्य नहीं रहेगा। आपने कहीं भी देखा राज्य में ऐसा और अगर आपको समझो वो टर्म पूरी खत्म हो गई तो फिर वहाँ राष्ट्रपति राजवट मतलब लगाना, जैसे अभी यहाँ पे टर्म खत्म हो गई और तो राष्ट्रपति राजवट ही है, मिनी राष्ट्रपति है भाई, ठीक है प्रशासन है। तो प्रशासकीय व्यवस्था और आपकी अभी जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था, इसमें जनता को क्या फर्क पड़ेगा? अभी देखो ये तो मतलब आज उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल बात है, मतलब कभी ये चीज देखी नहीं है। मतलब ये है कि अब पहले हर काम के लिए किसी काम पर काम नहीं होता तो आपके थ्रू, जैसा आपने बताया हमारा अधिकार है के थ्रू चल जाता। अभी वो क्योंकि देखो 100 काम दिन भर में लगे तो 5 ही पूरे कर सकते, 95 लोग नाराज ही रहते, चाहे कोई प्रतिनिधि हो चाहे प्रशासक हो। तो जिनके नहीं होते वो किसके थ्रू, आपके थ्रू ठीक है आप रिक्वेस्ट कर सकते, होगा नहीं पता, लेकिन उनके पास भी कोई इनके भी एक प्रतिनिधि तो किसी को शिकायत हो तो यहाँ शिकायत देते ये करते, इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था करके रखी है? नहीं, ऐसी तो व्यवस्था वो कर नहीं सकते, कोई किसी को ऐसा अपॉइंट नहीं कर सकते कि ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। अभी आप इनकी जैसे अभी हर जगह ऐसा इनके हर मोहल्ले में रहते हैं जी, वो तो पहले भी थे महानगर पालिका के प्रशासकीय प्रतिनिधि हर जगह पे, तो कोई ऐसी व्यवस्था कि सीधा संपर्क उनसे हो सके, क्योंकि बोला ना कि जैसे पहली पायरी अभी सीधी नगर सेवक की दिखती, किसी उसको पता नहीं कि ये काम नगर सेवक कर सकता नहीं कर सकता। पुल पे भी यदि कुछ गंदगी है तो आपको आके बोलते पुल का भी काम करना था, आके आपको बोलना पड़ता भाई हमारा नहीं PWD का काम है, इसका क्षेत्र है, ये विधानसभा का क्षेत्र है। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी थी उसकी नगर सेवक, तो उनके लिए इनकी प्रशासन की तरफ से किस प्रकार कार्य चलेगा? देखो ये जो है ना, आप एक बात को समझ लो, प्रशासकीय यंत्रणा और लोक प्रतिनिधि ये बिल्कुल 2 अलग-अलग चीजें हैं। प्रशासकीय यंत्रणा में तो तकरार निवारण केंद्र रहना चाहिए और अपेक्षित यही है कि लोगों की तकरार जो है ये जो है वो प्रशासन ने ही हल करना चाहिए, पर ये यंत्रणा उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती है, इसलिए फिर नगर सेवक जनप्रतिनिधि की यंत्रणा उसमें इन्वॉल्व हो जाती। अब आप सोचिए अगर उनकी यंत्रणा बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, कोई समझो प्रॉब्लम ही नहीं है, खड़े ही नहीं हो रहे, किसी को न्याय का कोई विषय ही नहीं हो रहा, तो हमारे पास लोग क्यों आएंगे? जरूरत ही नहीं। पर अब ये जो गैप है, अब ये तो वो प्रशासक के ऊपर निर्भर करता है कि एक लोक प्रतिनिधित्व का जो एक ढांचा है वो ढांचा इसमें से दूर हो गया है।
और कई बार ऐसा होता है कि लोक प्रतिनिधि का जो ढांचा होता है वो हमेशा सपोर्टिंग होता है प्रशासन को। ये तो प्रशासन को बहुत बार ये लगता है कि ये बिना मतलब का हमको तकलीफ है, पर उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इसमें एक कवच है उनको, हम लोगों का। सीधा जनता से सीधा जनता सीधी उनके पास में नहीं आ रही है, जनता हमारे पास आ रही है। उसमें से आधे से ज्यादा प्रश्न हम वहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई इरिटेशन है, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो नगर सेवक जरूर उसमें काम करता है। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में हमारे नगर सेवकों ने बहुत अच्छा काम करा है, सैनिटाइजेशन से लेके तो हर चीज में लोगों को सपोर्ट खड़ी किया, एक सपोर्ट सिस्टम खड़ी होती है। पर वो सपोर्ट सिस्टम में अब ये प्रशासन को ठहराना है कि उनकी प्रशासकीय यंत्रणा को बहुत ही इफेक्टिव बना के लोगों के प्रश्न आने वाले 3-4-5 महीने जब उनके तरफ का अधिकार है तो किए जाए, या फिर लोक प्रतिनिधि जो है, पुराने लोक प्रतिनिधि है, लोग उनके पास जाएंगे तो उनके तरफ से आने वाले इसको वो कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी प्रायोरिटी देते हैं, किस तरीके से उसको लेते हैं, इसके ऊपर सारा निर्भर रहेगा आने वाला। ये हो गया जनता का और प्रशासन का मामला। इसके अलावा अब जैसे कोई भी चीज का किसी का टैक्स बढ़ाना है तो पहले आपके सदन में डिस्कस होगी, नहीं होगी, कुछ नगर से हाँ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब क्या ये पॉलिसी मैटर भी प्रशासन कर सकते हैं भाई? अब जैसे आप तो हो नहीं किसी की सुनवाई करने सदन में, ये अपना बना सकते हैं कि हाँ भाई हमको 10% टैक्स बढ़ा देने का है, वहाँ का हॉकर जोन हटा देने का है, उसकी बिल्डिंग का अतिक्रमण हटा देने का, उसका ये सारी चीज़ें अपने करेंगे। आज भी किसी इनको एक जैसे कार्यवाहक प्रशासक के रूप में काम चलना है, पॉलिसी मेकिंग भी रहेंगे इनके। इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से वो जो कानून है, वो कानून में भी संशोधन हुआ था। और आपने अगर वो ऑर्डर देखा होगा 3 मार्च का, तो वो 3 मार्च के ऑर्डर में 3 प्रोविजंस का उन्होंने उसको उल्लेख किया। उसमें पहली है संविधान के जो अनुच्छेद 243U जो है, जिसके अंतर्गत ये 5 साल का ये हुआ था वो। उसके बाद में महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम का कलम 6, इसका मैंने आपको बताया कि सदन का कालावधि 5 साल का रहेगा। और तीसरा जो कलम उसमें है वो 452A, ये 452 जो धारा है महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम की, इसके तहत राज्य शासन को ये अधिकार प्राप्त था। ये अभी नए से नहीं आया। अगर राज्य 452 जो था, 452 ऐसा है कि अगर कोई महानगर पालिका उनके तरफ दिए हुए जो कर्तव्य है उसका अगर निर्वाह ठीक से नहीं कर रही है तो राज्य शासन उनको डायरेक्शन दे सकता था। और अगर राज्य शासन ने डायरेक्शन देने के बावजूद अगर राज्य शासन को ये उनके निवेदन के ऊपर ये ध्यान में आया कि ये इनको यहाँ रखना कोई उचित नहीं है, ये लोगों के हित में नहीं है, तो उसको बर्खास्त करने का, विसर्जित करने की प्रोविजन 452 में थी, ऑलरेडी है। सदन को बर्खास्त करने के अधिकार उनमें है। 452A के हिसाब से जब ऐसा सदन बर्खास्त हो जाएगा या किसी भी कारण विसर्जित हो जाएगी महानगर पालिका, वो हो गया था एक्शन लेके उसको विसर्जित करना, ये नेचुरल कोर्स में नैसर्गिक दृष्टि से हम लोग कल से खत्म हो रहे हैं, तो ये विसर्जित तो हो रही कल से। तो ऐसी परिस्थितियों में 452A जो है धारा, उसमें उन्होंने दिया है कि महानगर पालिका के जितने भी कर्तव्य और काम है, दोनों काम नहीं है सिर्फ कर्तव्य भी है, इसके लिए शासकीय अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा राज्य शासन। और इसीलिए 452A के तहत ये जो आयुक्त है इनकी कल से नियुक्ति की गई है। ये अब कल से आयुक्त करके काम नहीं करेगी, ये प्रशासक करके काम करेंगे। और प्रशासक करके 452A में जब उसकी नियुक्ति होती है तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है कि महानगर पालिका के जितने भी अधिकार है वो सारे अधिकार ऑटोमेटिकली वो प्रशासक को मिल जाएंगे। मतलब कानून में जो लोगों की ताकत पर आयुक्त की ताकत लेके प्रशासक बन गया। ऐसा समझ लो कि प्रशासक बोले तो वो बॉडी है, जी, वो बॉडी मतलब प्रशासक है। तो अगर प्रशासक बैठा देते थे तो ये जो आपने देखा, तो कभी महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम को जिन्होंने पढ़ा होगा, समझ लिया होगा, उसमें एक बात है कि किसी को भी इंडिपेंडेंटली अधिकार नहीं है। सारे अधिकार जो अधिनियम ने कोई महानगर पालिका मतलब आम सभा को दिया है, कुछ स्टैंडिंग को दिया है, कुछ वार्ड समिति को दिया है, और कुछ आयुक्त तो खुद भी एक प्राधिकरण है महानगर पालिका, ये अलग अलग अधिकार दिए थे। फिर अगर प्रशासक को कोई अधिकार नहीं है तो फिर कानून में उसके अधिकार डिफाइन करना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने एक लाइन में बोल दिया जो इनको अधिकार थे इनको ट्रांसफर हो गए। ये पूरे के पूरे बॉडी के जो अधिकार है वो प्रशासक को रहेंगे। इसका मतलब सीधा और बहुत साफ है मेरे हिसाब से बहुत साफ है कि जो आम सभा के अधिकार है उसका वो वापर कर सकता है, पॉलिसी मेकिंग कर सकते जो है
अगर आम सभा को पॉलिसी ठहराने के अधिकार है तो प्रशासक को जरूर है। कई ऐसे भी होंगे 5 साल में आपने कोई नियम पास नहीं होने देंगे जो शासन के लिए जरूरी हो, वो पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, उनको अधिकार है। क्योंकि 452 जो है बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है कि उसके जितने भी अधिकार है बॉडी के, प्राधिकरण के जितने भी अधिकार है महासभा के, वो पूरे के पूरे अधिकार ये उसमें वेस्ट हो जाएंगे, किसमें? प्रशासन से। और वो जो अधिकारी है वो अधिकारी जो है वो उसका निर्वहन कर सकेगा। और ऐसा कोई उसमें ये नहीं दिया था कि भाई वो आयुक्त तो जो है उसको ही प्रशासक बनाना चाहिए करके, जो आपने सवाल पूछा था। दूसरा किसी को और को भी प्रशासक बिठा सकते थे और आयुक्त आयुक्त का काम करते थे, प्रशासक प्रशासक का काम करते थे, मगर वो प्रशासन ये शासकीय अधिकारी रहेगा। अच्छा, ये उसमें प्रोविजन बहुत स्पष्ट रूप से। तो पहले बाकी बैंकों वगैरह में जैसे रहे कि राजकीय व्यक्ति को भी कई जगह प्रशासक बना दिए। हाँ, वैसा नहीं कर सकते यहाँ, ये बहुत स्पष्ट रूप से जो चाहिए वो अधिकारी ही चाहिए। और 452 में और एक प्रोविजन है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, आपके मार्फत में अमरावती की जनता को बताना चाहता हूँ। उसमें ऐसा लिखा है शासकीय अधिकारी किंवा अधिकाऱ्यांना, मतलब एक भी लगा सकते थे प्रशासक या प्रशासक मंडल भी लगा सकते, 2-3 अधिकारियों को मिलकर, पर वो करते नहीं कोई। आयुक्त तो कोई दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है तो 9 तारीख से यहाँ के जो प्रशासक है वो जनरल बॉडी को जितने भी अधिकार है उनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अब अधिकार अगर है तो उसमें नए से धोरण ठहराना, पॉलिसी ठहराना, पुराने पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, कुछ चीजों का पुनर्विलोकन करना, रिव्यू करना। अगर हमने कोई निर्णय लिया है तो उसको भी वो पुनर्विलोकित कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये निर्णय अगर गलत हुआ है तो एज ए प्रशासक, एज ए वो सारे अधिकारों का वापर करने वाला अधिकारी करके वो कर सकते हैं। यानी अब सारे अधिकार है पूरे आ गए, यानी अब इसमें पूरी सबसे बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है प्रशासक की कि 92 लोगों का पूरा उन्होंने जो किया, 92 लोगों का अधिकार दिया, लेकिन उसको साथ में उपयोग कहीं है कैसा था, हम भली बोल देते कि कोई भी अधिकारी कहीं भी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं लगता तो नहीं। हाँ। और अधिकार क्या है और जिम्मेदारी क्या है ये भी समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम ने जो महानगर पालिका है, मतलब हम जो 92 लोग थे ना, इनके ऊपर जो कर्तव्य रखे थे वो कलम 63 जो है, सेक्शन 63, ये हमारे ऊपर मतलब मैंडेटरी प्रोविजन है, हमको करना ही करना है उसका वो कर्तव्यों का वहन। और 66 हमारे डिस्क्रिएशनरी पावर थे, इसमें हमको ये चीजें करना चाहिए, पर उसका डिस्क्रिएशन हमारा है, हम करेंगे या नहीं भी करेंगे। तो 63 और 66 के मुताबिक जितने भी विषय है उसमें दिए हुए, वो सारे के सारे विषयों के कर्तव्य, काम और अधिकार ऑटोमेटिकली कमिश्नर साहब के तरफ गए। 9 तारीख से वो प्रशासक के पास रहेंगे, नए काम भी होते रहेंगे, नई योजनाएं भी बनती रहेंगी 6 महीने में। और जैसे उद्घाटन में सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति महत्व है, भाई वहाँ से पूरा उद्घाटन एक अच्छा भरपूर। तो अभी भी क्या उद्घाटन में या महानगर पालिका के जो अब माजी लोग रहेंगे इनका इन्वॉल्वमेंट, यानी जैसे आपने बताया कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले अधिकार रहता नहीं भाई मेरे क्षेत्र का उद्घाटन मैंने वहाँ पे रहना चाहिए, ऐसा कुछ रहेगा कि नहीं चलते रहेगा रूढ़, आपका उद्घाटन होगा सीधे काम ही चलते रहेंगे? नहीं, प्रशासक के कार्यकाल में वो उद्घाटन वगैरह के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? आपने कभी देखा कलेक्टर उद्घाटन करते वक्त? जो करते हम लोग प्रतिनिधि करते हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया है, तो अब ये भूतपूर्व हो जाने के बाद में हमको बुलाना चाहिए, ऐसा कोई उनके ऊपर निर्भर नहीं, क्योंकि भूतपूर्व तो बहुत है ना, बहुत है, किसको बुलाएं? अभी ऐसा समझ लो, किसको बुलाएंगे? अगर वो बोलेंगे कि भाई भूतपूर्व नगर परिषद के भूतपूर्व भी है अभी, तो अभी तो हम 15 महापौर हो गए, तो किसको भूतपूर्व? सब तो भूतपूर्व हो गए, तो सब कॉमन हो गए, फिर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए ना। हाँ, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये अभी का भूतपूर्व है, ये 10 साल के पूर्व का भूतपूर्व है। भूतपूर्व तो भूतपूर्व रहेगा, नगर सेवक भी। अभी ये ठीक है, हम ये मान के चलते कि जो काम करेगा अच्छा करेगा, नहीं कोई इंटेंशनली कोई गलत डिसीजन लेके पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, तो फिर आपका वापस सदन आएगा, फिर आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारा देखो ऐसा है, ये कानून में एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से है, इसका पॉलिसी डिसीजन जितने भी है कानून के तहत, तो 63 और 66 सेक्शन के अंतर्गत जो कानून के जो हमारे अधिकार है, उसका पूरा पॉलिसी डिसीजन करने के सारे अधिकार जो है वो महानगर पालिका के, मतलब ये 92 लोगों के थे। अगर इसमें कोई पुरानी बॉडी ने कोई अगर एक आधा निर्णय किया है, प्रशासक का छोड़ दीजिए, तो आने वाली बॉडी उसको रिवर्स कर सकती है, उसके ऊपर पुनर्विचार कर सकती है, पुनर्विचार करके उसमें रिलीफ भी दे सकती है या उसको बढ़ा भी सकती है।
तो अगर प्रशासक के कार्यकाल में अगर कोई हार्डशिप हुई, सपोज कोई हार्डशिप हो गई लोगों को, उनके इसमें कोई तकलीफ हो गई, तो आने वाले समय में सदन उसके बारे में पुनर्विचार कर सकता है और उसको दुरुस्त भी कर सकता है और अपने हिसाब से उसमें पॉलिसी डिसीजन ले सकता है। अब ये प्रशासकीय व्यवस्था निश्चित रूप से इमरजेंसी के रूप में है, कोई यानी भी अपना चुनाव नहीं हुआ करके आपका कार्यकाल पास है, क्या प्रशासक के लिए भी कोई ऐसी लिमिट है इतने समय में चुनाव लेना ही लेना है कि इनका अनलिमिटेड कार्यकाल है? देखो, प्रशासक का जो कार्यकाल है, बहुत से लोगों को शायद ये पता नहीं है, प्रशासक का जो कार्यकाल रहेगा यहाँ तो 452A में जैसा दिया है कि उसकी नियुक्ति की जाएगी और उसको अधिकार भी दिए हैं, तो 452(2) में बहुत स्पष्ट रूप से उसका जो प्रोविजो है उसमें बहुत स्पष्ट रूप से तरतूब दे दिया है। ये प्रशासक कब तक रहेगा, तो बॉडी का चुनाव होके जब तक पहली मीटिंग नहीं होती बॉडी की तब तक अब ये रहेगा, मतलब उसको निकालना। पहले तो महापौर शिफ्ट होता था, कल तक महापौर आज ये शिफ्ट हुआ, ये हुआ जी। अब ये वहाँ पे आपके सदन में पहला पद ग्रहण करने तक ये अपनी प्रशासकीय व्यवस्था में पूरे रहेंगे, चुनाव भी प्रशासकीय व्यवस्था में होंगे जी। एक बात और, जो कानूनन जो प्रोविजन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के, मैंने आपको बताया कि 243U ये जो आर्टिकल उसमें इंक्लूड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से दे दिया है कि 5 साल का रहेगा, पर किसी कारणवश अगर विसर्जित होती है महानगर पालिका तो 6 महीने के अंदर उसको पुनर्गठित करना चाहिए। ये हमारे संविधान ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है। जो विसर्जित हो जाती हो, जो भी है, किसी भी कारण से विसर्जित अगर हो जाती है, 6 महीने वापस उसका चुनाव लेना है, चुनाव लेके उसको पुनर्गठित करना है, क्योंकि संविधान को जो अपेक्षित है, जो अभिप्रेत है, वो यही है कि बहुत सालों तक किसी भी तरीके से राष्ट्रपति राजवट या प्रशासकीय राजवट नहीं रहना चाहिए, लोक प्रतिनिधि की राजवट आना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप उसको विसर्जित कर देते, कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा उसको विसर्जित करते, या नेचुरल कोर्स में, अभी ये नैसर्गिक मृत्यु है कल जो हो रहा है, तो ये इसमें भी अगर हो रहा है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको पुनर्गठित करना है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ये प्रशासकीय व्यवस्था रहेगी, बाद में जनप्रतिनिधि लाना ही लाना है। ये कानूनन, मतलब ये संविधान की प्रोविजन है। मैंने ऐसा कुछ आ रहा है पेपर में, कुछ नया कानून आ रहा है, उस कानून के अंतर्गत अभी क्या शासन उसका उसमें क्या प्रावधान करते हैं वो देखना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता। 243U बहुत स्पेसिफिक है और जिस संविधान ये सारे देश के लिए है और देश के जितने भी राज्यों के कानून होते हैं उसके ऊपर है संविधान। अगर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है, राज्यसभा और लोकसभा, ये संसद ने मिलकर अगर 74वीं घटना दुरुस्ती मंजूर की है और वो हमारे संविधान में आया है, तो 6 महीने के अंदर ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता। तो और इसीलिए उसका कार्यकाल अगर जो है प्रशासक का, वो इसमें जरूर उन्होंने 6 महीने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन 6 महीने ये वहाँ संविधान के अनुसार है, ये वहाँ है। और वो जो सेक्शन 6 जो मैंने आपको बताया कि कालावधि है वो 5 साल का रहेगा, उसमें भी 6(1) में स्पष्ट रूप से दिया है कि ऐसा कालावधि खत्म होने के बाद में 6 महीने के अंदर पुनर्गठित किया जाएगा। मतलब महाराष्ट्र के कानून में भी है, देश के संविधान में भी है। चुनाव लेने की जिम्मेदारी, अब जैसे आज सदन में विधेयक पेश हो रहा है कि चुनाव के सारे अधिकार जो चुनाव आयोग के पास थे अब राज्य सरकार के पास आएंगे। चुनाव आयोग सिर्फ सारे जो राज्य सरकार सारी करेगा उसको सिर्फ ठप्पा लगाने का काम रहेगा। पहले चुनाव आयोग यहाँ से नक्शे बनाने से लेके, लिस्ट बनाने से लेके, कौन से प्रभाग में कौन है, ये सारी चीज़ डिसाइड वो करता है, तारीख को डिसाइड करता है। ये सारा अधिकार अब राज्य सरकार के अंदर अपने अपने अधिकार सबके पास में चले जा रहे हैं। तो अब जो अभी वार्ड की रचना सब जितनी महानगर पालिका, मैं अमरावती की बात नहीं कर रहा, तो अब 6 महीने की गैप के बाद में, क्योंकि प्रभाग रचना होने के बाद में इमीडिएट चुनाव, पहले बीच में हमारे यहाँ लीक हो गई तो उसका बहुत बड़ा बवाल हो गया, क्या फर्क पड़ा पता नहीं लीक होने से, लेकिन एक समय से पूर्व प्रभाग रचना बन जाना पूरी की पूरी, और आरक्षण का भी मुद्दा है अभी। तो इस परिस्थिति में क्या प्रभाग रचना वापस हो सकती है? मैंने जो पढ़ा तो आज कुछ विधेयक वो कानून के बनाने के हिसाब से सदन में ला रहे हैं। जब तक वो क्या प्रावधान उन्होंने किए है उसमें, आज तो जो पढ़ा मैंने उसमें इतना ही है कि मध्य प्रदेश में ऐसा एक कानून अस्तित्व में है कि ये सारे अधिकार जो है राज्य सरकार की तरफ है और राज्य सरकार उसकी प्रभाग रचना करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है और फिर चुनाव आयोग उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं और चुनाव का जो एक्चुअल चुनाव जो है वो वहाँ से होते हैं, मतलब चुनाव आयोग करता है, राज्य निवडणूक आयोग जिसको हम बोलते हैं वो करता है। अब वो
प्रावधान उसमें क्या होते हैं, वो विधेयक कैसे पास होता है, उसमें क्या क्या प्रोविजन आती है, इसको पढ़े बगैर तो मैं कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल कानूनी ये सारा विषय है कि संविधान ने अगर इसको निवडणूक आयोग की तरफ सौंपा है तो क्या राज्य का कोई कानून उसको निवडणूक आयोग से वापस ले सकता है क्या? इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि देश में डिबेट भी होगा और कानूनन प्रक्रियाओं के अंतर्गत भी इसमें काफी कुछ चीज है इन्वॉल्व है। देखो आगे कैसा होता है, पर मध्य प्रदेश में है और किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया है, शायद महाराष्ट्र में भी होगा। संविधान में ये जब आया था तो उसके पीछे मकसद यही था कि चुनाव ये फेयर एंड फ्री होना चाहिए। इसके ऊपर राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई भी इसका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे संविधान ने हमारे को चुनाव आयोग दिया, मुख्य चुनाव आयोग जो बना कानून में, कि देश के जितने भी लोकसभा के चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, ये राज्य निवडणूक आयोग मतलब देश का जो इलेक्शन कमीशन है वही लेगा। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हमारे दर्शक है आपके, उनको भी ये सारी चीज़ें मालूम रहना चाहिए। तो ये संविधान में है, हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है, इलेक्शन कमिश्नर्स भी है और इलेक्शन कमीशन भी है। तो ये सारे अधिकार उनके पास है, आपने देखा होगा। तो ये अधिकार उनकी तरफ रहने के पीछे मकसद ये है कि वो जो चुनाव आयोग रहेगा वो इम्पार्शियल रहना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, फेयर एंड फ्री चुनाव होना चाहिए। इसके लिए वो चुनाव आयोग बनाया था। और इसीलिए जब ये संविधान बना था तो ये भी उस वक्त विषय आया। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले और जो 2 आयुक्त है, और वहां की सारी मशीनरी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा? तो ये बात वहां थी जब संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। तो ये हमारा संविधान दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से एक संविधान है। तो ये आया कि भाई ऐसा कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, और बीइंग ए लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट्री पार्टी, उसको वो संविधान के अंतर्गत उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। उसके अधिकार इनको नहीं दिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे निवडणूक आयुक्त जो है, कमिश्नर बोलते हैं यहाँ, राज्य निवडणूक आयोग बोलते हैं उसको, तो उसको भी एक स्वतंत्र व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि ये जो सारे चुनाव है ये वो करे। तो अब अगर पॉलिटिकल सिस्टम अगर उसको ओवर पावर करती है तो आने वाले समय में ये देश में, और देश में तो शायद होगा नहीं होगा, पर राज्य के इस में काफी मुझे ऐसा लगता है चलना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर डिबेट जरूर होगा। ये सिस्टम को निकाल के ये सिस्टम में अगर हम जा रहे हैं, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो आज क्या होंगे सारे। आज कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत अच्छा एक लीगल डिबेट और लीगल ये होगा और होनी चाहिए। और जब राज्य शासन उसको बोथ द हाउसेस ऑफ लेजिस्लेशन में ला रहा है, दोनों विधानमंडल में ला रहा है, और मैंने अभी टीवी पे देखा कि ये सर्वपक्षीय है, मतलब विरोधी पक्ष और सब पक्ष ने मिला के इसको डिसाइड किया है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पूरा सोच समझ के कानून की सारी धाराओं को और सभी एक्सपर्ट्स को पूछ कर ही ऐसा कानून वो ला रहे हैं। देखो आने वाले समय में क्या। और कोई ऐसी जानकारी जो आपके पास है जो दर्शक को देना चाहेंगे इस बात में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि 30 साल के बाद में पहली बार ऐसे एक विशेष ऐसे परिस्थिति को हम सब लोग देख रहे हैं। और गए 5 साल में मैं भी उस सदन का हिस्सा था, पर जो भी धोरणात्मक निर्णय होना चाहिए थे वो धोरणात्मक निर्णय अच्छे तरीके से बहुत नहीं हुए हैं। आज आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हुई है महानगर पालिका की, और ये सब होने के लिए ही तो सदन होते हैं। हमको जो अधिकारों का निर्वहन करना होता है, जो अधिकार हमको प्राप्त होते हैं, उस अधिकार के तहत हम लोगों को उस महानगर पालिका को भी आगे ले जाना है। अभी देखो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी मुश्किल डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं। तो आने वाले समय में प्रशासक को ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। आर्थिक परिस्थिति सुधारते वक्त ये शहर की जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी बैलेंस संतुलन उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल से काफ़ी ये हुआ है। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय प्रलंबित है, कुछ इंक्वायरीज पेंडिंग है,
तो ये सारे अभी प्रशासक जो है वो उनके उसको, करते हैं। हाँ, और हमारी तो जिस महानगर पालिका ने मुझे महापौर किया, पूरे राज्य में देश में एक सम्मान दिया, तो उस महानगर पालिका को ऊपर जाते हुए, ऊंचा जाते हुए, देश की अच्छी महानगर पालिकाओं में मेरी महानगर पालिका रहे, ये मेरा जो सपना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रशासक उसको पूरा करें। हम थे माजी महापौर मिलिंद चिमोटे के साथ, जिन्होंने अब आने वाला समय कैसा रहेगा 6 महीने का, और पिछले 5 सालों में भी किस प्रकार काम हुए और कौन से काम पेंडिंग है, नहीं हुए, और प्रशासकीय व्यवस्था क्या रहेगी, इसके बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं चंदू भाई और उनके सारी टीम और विशेष रूप से सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे जो विचार थे मुझे आपके माध्यम से अमरावती की जनता के साथ में शेयर करने की आपने संधि दी। शुक्रिया।